ऐसा होता है हर साल हाँ, 2-4 लोग केसेस आप समझ लीजिए जो ऐसे हाँ। आते हैं, जो लोगों ने खराब कर लिए होते हैं। वास्तु क्या है, क्या कंसेप्ट है और वो कैसे अप्लाई होता है, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए फ्यूचर इज़ अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। आजकल लेडीज़ आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हुँ, हुँ। एआई के बारे में बहुत ज़्यादा आजकल हुँ, सब जगह है, हुँ। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कल को आर्किटेक्ट्स की जॉब पे कुछ खतरा है या जो जब आपने प्रोफेशनल हायर किया है तो उसकी बात को सुनिए। हुँ, हुँ। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पॉडकास्ट विद शिल्पा में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने अपनी फर्म की शुरुआत ईयर 2000 में की है। उन्होंने 400 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। उनकी फर्म का नाम है आयाम आर्किटेक्ट्स, बेस्ड इन नोएडा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू आर्किटेक्ट प्रिंस अग्रवाल। हेलो सर, आपका हेलो, स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक तो यू। आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने आर्किटेक्चर फील्ड ही क्यों चूज करी? हुँ, आर्किटेक्चरल फील्ड चूज़ करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न था हम्म, कि जब मैं 12th कर रहा था, उसके बाद कॉलेजेस डिसाइड करने थे, फील्ड डिसाइड करनी हम्म, थी। तो देयर वर 2 थिंग्स, आइदर यू डू बिज़नेस और यू डू सर्विस। सर्विसेज़ वो आईटी इंडस्ट्री का बूम उस समय नहीं था और उस तरह की सर्विसेज़ नहीं थी। और दूसरा बिज़नेस के लिए यू नीडेड सम हम्म, अमाउंट। तो वी डिसाइडेड, बेसिकली डिसाइड ये किया गया पेरेंट्स से डिस्कशन के बाद कि वी हैव टू डू समथिंग सर्विस ओरिएंटेड जो हो हम्म। स्टडीज, कि मैं प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकूं सो दैट इट डजंट कॉस्ट यू आफ्टर योर स्टडीज। सो आई थिंक सो दैट वाज द वेरी बेसिक रीजन कि व्हाई आई डिड आर्किटेक्चर। सर, आपकी इंटर्नशिप कैसी थी? इंटर्नशिप अच्छी थी हम्म, और बिकॉज आई डिड माय आर्किटेक्चर फ्रॉम बैंगलोर हम्म, और मेरे को प्रैक्टिस नोएडा में करना था। हम्म, सो इट इज़ कि मैंने आई प्रिफर टू डू माई इंटर्नशिप इन नोएडा। रीज़न बीइंग कि मेरे को जिससे यहाँ के लोकल बाई लॉज, लोकल ट्रेड प्रैक्टिसेस पता लग सके। हम्म। सो आफ्टर डूइंग माई इंटर्नशिप आई आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अपना काम शुरू कर सकूँ और मैंने फिर को शुरू कर दिया। सर, आपके भी ऑफिस में, फर्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते होंगे एज एन इंटर्न। तो आपके उसमें उनके सीवी में क्या स्किल्स देखते हैं उनको हाँ एज एन इंटर्न पोजीशन देने के हाँ लिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो भेज देते हैं, आधा अधूरा पोर्टफोलियो भेज देते हैं, एक पिक्चर जो उनकी ये अच्छा बना है डायग्राम वो भेज देते हैं। हम्म, बेसिकली उनको क्या करना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट भेजें चाहे 2 प्रोजेक्ट भेजें, वो इनकम्प्लीट भेजें, कि उसमें सर्विसेज ड्राइंग भी हो, उसमें एलिवेशन भी हो, हम्म। सेक्शन भी हो, लेआउट भी हो, सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी लेआउट भी हो, तो जिससे इन ऑल हमें समझ में आए कि वो क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ी क्लियरली वो लिखें कि क्या काम उन्होंने किया हुआ है, किन प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया हुआ है। अब जैसे अगर किसी ने बीआर कर ली है, तो हम्म। आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि उसको जॉब करना चाहिए या आगे मास्टर्स के लिए पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मास्टर्स के लिए पढ़ाई करते हैं कि भई उन्हें एक हाइक मिल जाएगी, एक मास्टर डिग्री हो जाएगी। देखिए, मास्टर्स डिग्री एक तो आप स्पेसिफिक अगर उसमें जाना चाहते हैं हुँ, जैसे हुँ। लैंडस्केपिंग में या हुँ, फाइव हुँ। स्टार होटल डिजाइनिंग में, हुँ, तो फिर आप एमार्क कर लीजिए हुँ, और फिर एमार्क करके और फिर आप ऐसी फर्म में जॉब करिए जो आपकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में काम कर रहा हो। हुँ, हुँ। आपको वहां से एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस गेन करिए अपनी फर्स्ट पढ़ाई के बाद, हुँ, आर्किटेक्चरल डिग्री के बाद, और फिर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाइए तो इट बी मच मोर हेल्पफुल। कुछ लोग सीधे भी अपनी फर्म शुरू कर देते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस लेके शुरू कर देते हैं। हुँ। एक्सपीरियंस लेने से ये फायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है वो आपको सीखने को मिलता है। अब सर, अगर किसी ने बीआर करने के बाद डिसाइड करा कि मुझे अपनी फर्म ही खोलनी है, हाँ, तो वो उस चीज़ को कैसे स्क्रैच से स्टार्ट कर सकता है? तो वो आप थोड़ा आइडिया देंगे तो वो हेल्पफुल होगा जिनको अपनी फर्म खोलनी है। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। आपको हुँ, भाई स्पेस देखनी है, हुँ, फिर हुँ, उसके बाद आप ऑफिस खोलेंगे, आपको कहीं ना कहीं से हुँ, मतलब हुँ, काम मिल सकता है, रिलेटिव से मिल सकता हुँ, है, हुँ, पेरेंट्स के फ्रेंड से मिल सकता है,
है ना, कि कहीं ना कहीं से आपको काम मिलता ही है वंस यू ओपन। और ओपन करने के लिए एक बहुत सीओए का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है सीओए का, आपकी जो डिग्री होती है उसके बेसिस पे हो जाता है। उसके बाद अगर कोई लोकल रजिस्ट्रेशन जैसे जीएसटी वगैरह गवर्नमेंट का चाहिए होता है, वो आप कराइए और बैंक अकाउंट खोलिए और यू कैन स्टार्ट वर्किंग, है ना। और आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा, आपको काम मिलेगा जहां आपने जॉब करी थी, उनके थ्रू एसोसिएट बन के भी आप काम कर सकते हो। देयर आर मेनी वेज। सर आपका जैसे कंपनी का नाम है आयाम आर्किटेक्ट्स, तो वो आप कैसे चूज किया आपने? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब उस टाइम के लिए कि बेसिकली उस समय क्या होता था कि येलो पेजेस वर द ओनली थिंग, जहाँ लिस्टिंग होती थी, आती थी, उसमें सारे येलो पेजेस हुआ करते थे। तो उन सब फर्म्स की लिस्टिंग वही होती थी, लोग भी उसी में देखा करते थे। तो ये सोचा कि सबसे ऊपर कैसे आएगा, तो इट वाज लाइक, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो आई थॉट कि ए से भी सिर्फ करते हैं तो ऑल्सो इट नॉट मेक कि इट नॉट मेक इट श्योर कि वो फर्स्ट उस पे ही आए। तो वी टुक डबल ए इन आयाम, so that now it was always on first in yellow pages. अब now it's Google की आज की डेट में Google से हो रहा है, तो it's all तो बिल्कुल अलग हिसाब किताब है। अब जैसे कोई पहला अपना प्रोजेक्ट फेच करता है, तो उसमें क्या उसको फ्री में काम करना चाहिए? नहीं, आई विल नेवर एग्री विद फ्री वर्क। आप पहले अपने आप को वैल्यू करिए, तभी आपको काम मिलेगा, दूसरे लोग भी तभी आपको वैल्यू करेंगे। हाँ, ये हमेशा ही है, ये नहीं स्टार्टिंग में भी नहीं, हमेशा ही है कि अगर आपकी कोई भी प्रोजेक्ट तय हुआ है, आप उसको जितना आपको पैसा मिल रहा है उससे 200% काम करिए, ये ज्यादा काम करिए, उसमें कोई कसर मत छोड़िए पैसे की वजह से। बट फ्री में नहीं काम करना चाहिए, फ्री में नहीं करना चाहिए। एक सर्टेन स्टेज के बाद कुछ चीजों में आप लोगों के लिए करना चाहो इज अ डिफरेंट थिंग, नियर एंड डियर वंस के लिए यस, एट अ लेटर स्टेज, बट नॉट एट द इनिशियल स्टेज। यू नीड अ बूस्ट, यू नीड मनी ऑल्सो। अब जैसे सर कोई क्लाइंट होता होगा तो आपको अप्रोच करता होगा, मान लीजिए कि उसको एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनानी है, तो आप कैसे बिगनिंग से क्या उसके स्टेप्स रहते हैं, क्या बातचीत होती है, और कैसे आप आगे प्रोग्रेस करते हैं उसमें? देखिए बेसिकली तो यही है कि पहले तो क्लाइंट आते हैं, दे वांट टू डिस्कस कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दूसरी चीज हमने क्या काम किए हुए हैं, या किसी रेफरेंस से आते हैं, तो सबसे पहले तो हम फिर उसके बाद कमर्शियल्स डिस्कस करते हैं। वंस वी सेटल विद कमर्शियल्स, तो हम ये समझ कुछ प्री कंसीव नोशन से आते हैं कि उनको क्या बनाना है, दे ऑलरेडी नो, उनको पहले ही पता होता है कि क्या करना है उनको, कि डुप्लेक्स बनाना है, सिंप्लेक्स बनाना है, बहुत क्लियर होते हैं, कहीं से देख कर आए हुए होते हैं, या हमारी किसी साइट से रेफरेंस लेकर आए हुए होते हैं। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि क्या करना है, तो उनसे फिर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं हम, जिससे हमें ये पता लगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कि सिंप्लेक्स की रिक्वायरमेंट है, डुप्लेक्स की रिक्वायरमेंट है, 3 रूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, या क्या चाहिए, किस तरह का लिविंग है, वो सारी चीजें उनसे समझते हैं और फिर उसी हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं। अब जैसे अगर कोई, क्या आपके पास ऐसा भी आता है कि किसी की ऑलरेडी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनी हुई है, अब उसको उसमें बेसमेंट डलवाना है, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बना हुआ है? ये कॉमन नॉर्म नहीं है। तो आप जिस बिल्डिंग में हम ये शूट कर रहे हैं, इसमें भी हमने 17 साल बाद बेसमेंट खोदा था। और एक ही मैंने बिल्डिंग और की है जिसमें 1800 मीटर का वो प्लॉट था, एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी, एंड वी वर एबल टू मेक अ बेसमेंट इन इट। पर वो जो है कि उसमें भी पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं। हमने और कंपनियों के संग मिलके उस पे टाई अप किया, बहुत सारा हमें देखना पड़ा कि वो पैरामीटर्स में वो फिट कर रही है या नहीं हो रही है, तो वो फिट हो गई तो वी कुड do a basement in a existing building. और सर मैंने वास्तु के बारे में बहुत सुना है लोग वास्तु के हिसाब से अपना रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, बहुत ज्यादा वो बिलीव करते हैं बहुत सारे लोग उसमें, तो उसका क्या है, वास्तु क्या है, क्या कंसेप्ट है, और वो कैसे अप्लाई होता है, कुछ उसके बारे में बताइए। वास्तु इज लाइक, जैसे कि आपको कभी तकलीफ आ जाती है, आप भगवान को याद करते हैं, तो सिमिलरली वास्तु इज कि एक साइंस तो है ही, वो माइक्रो लेवल पे
लगती है, जैसे कि वो कहते हैं कि आपका साउथ ईस्ट में किचन हो, तो वो इसलिए कहते हैं कि वहां से सनरेज आती हैं साउथ ईस्ट साइड से, वो आपके जो बर्तन गीले हैं, सिंक गीली है, कीटाणु हैं, उसको मारेगी। तो वो बहुत सारे हर जगह पे साइंटिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से वो करी गई है। पर अब मान लीजिए साउथ ईस्ट साइड में आपकी वॉल ही आ रही है दूसरे बिल्डिंग की, तो वो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। दूसरी चीज जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि आपको एक चौकोर साइट हो, फिर आप नॉर्थ में ईस्ट में ज्यादा छोड़ें, तो वो शायद इन शहरी परिवेश में इतना फिट नहीं बैठ पाता है। बट देन जितना हो सकता है कुछ हद तक करते हैं। बाकी किसी को बहुत ज्यादा कराना हो तो फिर उनसे कहते हैं कि भाई जो वास्तु के पंडित जी हैं या वास्तु के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। और फिर वो कंसल्ट करके आपको वो कंसल्ट करते हैं, वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस चेक करते हैं, कुछ और गहराई में जाते हैं, वो जमीन के नीचे के अंडरकरंट भी चेक करते हैं। तो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक बेसिकली, इट्स नॉट सो इजी एंड सिंपल। तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ किताबें पढ़कर आ जाते हैं, कुछ वीडियोस देखकर आ जाते हैं, बट दैट डजंट हेल्प मच। जैसे ऑनलाइन सोर्सेज से कोई आपके पास आते होंगे लोग कि भाई सोशल मीडिया से या कहीं से उन्होंने देखा और फिर खुद काम करवाया और फिर उसके बाद जब उन्हें प्रॉब्लम्स हुई तो फिर वो आपके पास आए। हाँ, ट्रू ऐसा होता है हर साल। 2-4 लोग केसेस आप समझ लीजिए जो ऐसे आते हैं जो लोगों ने खराब कर लिए होते हैं। तो आई से कि भाई आप देखिए यूट्यूब में या और कहीं भी सोशल मीडिया पे आप कोई प्रोफेशनल अगर एडवाइस दे रहा है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, तो डेफिनेटली आप यू कैन लिसन टू हिम। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कि लोगों को पता नहीं चलता कि किसकी एडवाइस ठीक है, किसकी एडवाइस ठीक नहीं है। तो यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। कई बार काम बहुत बिगड़ जाता होगा, फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता बहुत बार ऐसा होता है, लोगों का बहुत नुकसान होता है। और आपका जो हार्ड एंड मनी है वो भी खराब हो जाता होगा। करेक्ट बिल्कुल होता है ऐसा। तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपने 400 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, तो आपका कोई टारगेट रहता है कि एक ईयर में हमें इतना तो प्रोजेक्ट्स करने ही करने हैं? नहीं, मार्केट इज नॉट लाइक दैट और वी डोंट रन बिहाइंड टारगेट्स। कुछ जो काम आ जाए वो अच्छे से हम कर लें, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम एक क्रिएटिव बिजनेस में हैं, हम लोग बिजनेस कह रहे हैं हम इसे, पर इट इज नॉट लाइक दैट। ओके। और जैसे कि आपने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया होगा, तो कोई ऐसा क्लाइंट के बारे में बताइए जिसके साथ आपको काम करके बहुत मजा आया होगा। तो हमारा एक क्लाइंट था, वाज बेसिकली अ ज्वेलर, देन वो बिल्डर बन गया हमारे साथ। तो वो बेसिकली मकान बना के बेचा करता था। अब हम क्योंकि मकान बेचते थे बना के, तो बट ऑब्वियस है कि उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स भी इन्वॉल्व हो गए। तो जब हमने मकान का डिजाइन किया, एक पर्टिकुलर मकान का, और काम शुरू हो गया, तो एक प्रॉपर्टी डीलर ने हमारे क्लाइंट से कहा कि आप ये डुप्लेक्स बना रहे हैं, आप यहाँ सिंप्लेक्स बनाइए, इसको डिजाइन को ऐसे चेंज करिए, वैसे चेंज करिए, मार्केट इस समय सिंप्लेक्स का ज्यादा है। तो वी सैट अक्रॉस अपने क्लाइंट के संग एंड वी डिसाइडेड नो, व्हाटएवर डिजाइन वी हैव डिसाइडेड वी आर गोइंग टू स्टिक विद इट। हम उससे वो ही बनाएंगे, वी विल नॉट चेंज। हमारा डिजाइन अच्छा है। और उसके बाद वो मकान अच्छा निकल के आया, पर एक दीवार, एक गली उसमें बन रही थी घर में, वो मेरे को खटकने लगी बनने के बाद। वो 6 फुट की गली थी करीब करीब, और उसके साथ स्टेयरकेस था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्या मैं स्टेयरकेस की एक दीवार निकाल दूं। तो मैंने क्लाइंट को कहा, तो क्लाइंट को भी आइडिया अच्छा लगा और उसने कहा कि अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो, और आई थिंक सो वी शुड गो अहेड। तो देन अगेन मैं भी अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकता था। देन आई कंसल्टेड माय स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उससे अप्रूवल उनसे चाहिए था अप्रूवल कि मैं ये दीवार निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ, या फिर क्या और तरीका होगा। पर उन्होंने भी हमें गो अहेड दे दिया। और जैसे ही हमने वो दीवार निकाली, वो 6 फीट पैसेज वाला एरिया वो 10 फुट का एरिया हो गया। वो बहुत अच्छा एरिया निकला है।
और उसके बाद वो जगह भी बड़े अच्छे दामों में क्लाइंट की बिकी। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस जहाँ क्लाइंट एग्रीज टू कि क्या डिसीजन है, म्यूचुअली डिसीजन लिया फॉर द गुड, और वो स्टेयर्स अच्छा का एक जाए, अलग ही लुक अलग ही लुक आ गया। ट्रू। सही बात है सर। एआई के बारे में बहुत ज्यादा आजकल सब जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल को आर्किटेक्ट्स की जॉब पे कुछ खतरा है या जॉब खा नहीं जाएगी? नहीं वो नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए क्या है कि अभी तो वैसे बहुत नेसेंट स्टेज पे है। यस, वेरी रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। इट इज द चेंज विद टाइम। देखिए जैसे कंप्यूटर्स जब आए थे तो हम ये कहते थे कि कंप्यूटर सबके जॉब खा जाएंगे। आज हम हर कोई कंप्यूटर पे ही काम कर रहा है। सही बात है, हाँ। वही काम हम कर रहे हैं पर कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं। इट इज कि हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में एआई को अपने उसमें अडेप्ट करना पड़ेगा वर्क में, कि हम जो काम करेंगे एआई की मदद लेंगे, एआई विल बी अवर टूल। तो आई थिंक सो दैट विल हैपन, बट ऑन लॉन्गर रन क्या होता है आगे, नोबडी नोस। राइट, सही बात है। और जैसे जो बच्चे आर्किटेक्ट फील्ड में आना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है उसमें आने के लिए, तो हर बच्चे के मन में ये सवाल होता है क्या इस फील्ड में पैसा है? तो डू आर्किटेक्ट्स मेक लॉट ऑफ मनी, ऐसा कुछ है? अगेन इट्स लाइक कि आप किसी भी फील्ड में हैं, हाँ। जो हम फील करते हैं, खासकर बिजनेस प्रोफेशन वगैरह में, इफ यू डू वेल, अगर आप अच्छा कर रहे हो, तो नथिंग लाइक दैट। इट इज ओनली कि देव हम हर जगह लोग एक्सेल करते हैं, तो इफ यू एक्सेल तो बहुत पैसा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके। और जैसे कि आप एक टाइम पे आपके पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते होंगे, मैक्सिमम जो भी आपका नंबर होता होगा, तो आपकी क्या मतलब हर किसी का एक काम करने का अपना एक स्टाइल होता है, तो आपका क्या स्टाइल है? आप कैसे उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं? तो पहले तो हम क्लाइंट से ही समझते हैं कि उसको क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर उस पे काम करना शुरू करते हैं। तो जब शुरू में क्रिएटिव वर्क हो रहा है, डिसीजन ऑन डिजाइन हो रहा है, तब मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। वंस हम डिजाइन हमारी क्लाइंट के संग फिक्स हो गई, चेंजेस वगैरह होके, तो फिर क्या होता है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट में चला जाता है, जहाँ स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स अलग हैं डिजाइन कर उसको डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए, और बाकी जहाँ जरूरत होती है वहाँ दूसरे कंसल्टेंट्स भी आ जाते हैं, और इसी तरीके से वो काम होता है। फिर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है इनपुट की, वो इनपुट देते रहते हैं, तो वो मैनेज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती। सर मेरे पास एक फैक्ट शीट है, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मिथ है या फिर फैक्ट्स हैं, तो आपसे जानना था। जैसे बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट, शुड दे बी गुड एट मैथ एंड हैंड ड्राइंग टू बिकम एन आर्किटेक्ट? नहीं, मैंने शायद पहले भी जवाब दिया इसका, या कि मैथ्स की इतनी वैसे जरूरत नहीं है। आजकल कैलकुलेटर से सब होता है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। और ड्राइंग की भी आपको समझ होनी चाहिए, आप विजुलाइज कर पाना चाहिए, बस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना नहीं है कि आपको मैथ में बहुत ही अच्छा नहीं, होना नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बेसिक कैलकुलेशंस जो जरूरत होती हैं वो तो होनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब कुछ कंप्यूटर ही कर रहा है, पर उसको भी एक क्रॉस चेक आप कर सकें चीजों को। अगर वो एरिया कोई चीज का लेना है, आप उसे भी कैलकुलेट कर सकें। राइट। तो और ड्राइंग्स में भी उसकी समझ होनी चाहिए, सो दैट यू कैन विजुलाइज। बस बनाने की तो जरूरत ऐसी है नहीं, वो तो आप कंप्यूटर से कर ही रहे हैं। सही बात है। और आर्किटेक्चर इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल लेडीज आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। इट्स बेसिकली जो निकल के करना चाहता है और वो कर रहा है, रिस्ट्रिक्शंस ना हो जहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग प्रेफर करें या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेडीज आर डूइंग अ वेरी गुड, फीमेल इक्वली, या बिल्कुल आर्किटेक्चर फील्ड में भी है, और दे आर डूइंग गुड वर्क, नथिंग लाइक दैट। आप क्या भी फीमेल्स आती हैं एज अ लेने के लिए जॉब्स और सब? बिल्कुल। और एक आर्किटेक्ट्स यूज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन देयर वर्क। आर्किटेक्ट्स वो तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है यूज करने की कोशिश करते ही है,
क्योंकि आपको अपने आप टाइम के साथ तो आपको चलना ही पड़ेगा, है ना। बट अभी इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी एडवांस्ड नहीं हुई है, और क्योंकि हर लेवल पे काम हो रहा है, तो कहीं कहीं वी हैव अडॉप्टेड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कहीं कहीं नहीं भी हो रही है, और कहीं कहीं ऐसा है लोकल जो मटेरियल, यूज ऑफ मटेरियल है, लोकल टेक्नोलॉजी इज बेटर, एंड इट इज गुड फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो, सेव्स कॉस्ट ऑल्सो। तो आप लोकल मटेरियल यूज करते हैं और लोकल टेक्नोलॉजी भी लगाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड। ओके। और आर्किटेक्ट्स दे केयर अबाउट ओनली हाउ द बिल्डिंग लुक्स। नहीं, ये गलत वो है। सी, जो डिजाइनिंग स्टार्ट होती है प्लानिंग पे, वो स्पेस प्लानिंग होती है बेसिकली, कि हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें स्पेस का, और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्लाइंट्स की, उसको फुलफिल करें। तो वो पहले फंक्शन, जिससे हम उसको फंक्शन कहते हैं, फंक्शन फिर फॉर्म, तो फॉर्म फॉलोज फंक्शन। उसके बाद यस, जब हम उसके एस्थेटिक उस पे आ जाते हैं, कुछ छुटपुट चेंजेस करने पड़ते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग, तो फिर वो एस्थेटिक आ जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, मतलब कोई भी चीज जो अच्छी दिखेगी तो आदमी डिजायर करेगा उसको, डेफिनेटली। सो दैट इज ट्रू। एंड स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे दे डोंट नीड एन आर्किटेक्ट। नहीं, अगेन सेम थिंग, स्पेस प्लानिंग इज गोइंग टू बी टफर ऑन अ स्मॉलर प्रोजेक्ट, जहाँ जगह ऑलरेडी कम है, तो यू नीड मोर ऑफ एक्सपर्टाइज, है ना, so that you don't waste space, utilize each and every inch of it. So I think so, for anything you should not, matlab you need a professional advice. It is always advisable. और सर, जैसे मैंने देखा है, जैसे जितनी भी प्लांट सिटीज होती हैं आजकल, ऑलरेडी प्लांट हैं, तो उसमें जो प्लॉट्स हैं या घर हैं, वो एक ही डायरेक्शन में ज्यादातर देखे गए हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है हमेशा देख करके प्लांट सिटीज, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बेसिकली यही है कि जो मकान होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, साउथ ईस्ट फेसिंग होते हैं, ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग नहीं होते, एक ही डायरेक्शन में। हाँ, उसका कारण है, वो टाउन प्लानिंग जब हम पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता है कि आप ये देखते हैं, जब आप गाड़ी में जाते हैं तो कभी कभी आपको सामने से धूप आ जाती है, तो वो इसलिए आ जाती है, या तो वो रोड ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है। अगर यही हम अपनी टाउन प्लानिंग में उसको टिल्ट कर देते हैं मकानों को, रोड जो है वो नॉर्थ ईस्ट से मतलब चले, 30 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ चले, 45 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ चले, और ऐसे ही वो दूसरे डायरेक्शन में साउथ में भी ऐसे ही हो, तो फिर आपको सूरज नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो सारी टाउन प्लानिंग में ये पढ़ाया जाता है और यही फॉलो किया जाता है। इसलिए जितनी एक्चुअल प्लान टाउन प्लान्स हैं, जगह टाउन्स हैं, वहां सब आपको 30 से 45 डिग्री पे आपको सारे के सारे घर मिलेंगे, एंड दैट इज द करेक्ट प्लानिंग। ओके। और सर, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा हो, या ऐसे कुछ आपने प्रोजेक्ट्स करे हो जिनके बारे में आपको करके बहुत लगा हो कि हाँ, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था मेरे करियर के लिए? कोई टर्निंग पॉइंट वाला तो कोई ऐसी चीज नहीं थी मेरे ख्याल से। वो शुरू से, जब चाहे वो पहले प्रोजेक्ट हो, शुरू में हो, तो बहुत शौक होता है आपका कि मैंने ये क्रिएट किया, ये मैंने ड्राइंग्स बनाई, ये बिल्डिंग अब साकार हो गई है, तो वो एक पार्ट होता है। मतलब देयर आर डिफरेंट फेजेस। जब आपको पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जब हमें कैलाश इंस्टीट्यूट बनाने के लिए मिला ग्रेटर नोएडा का, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने नाइटिंगेल नर्सिंग कॉलेज पे काम किया, त्रिवेणी शुगर मिल्स वालों के लिए काम किया। तो वो इट इज ऑलवेज, हर फेज वाज इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका लर्निंग भी होता है, ग्रोथ भी होती है, तो कोई ऐसा, और आज भी वो ही चल रहा है कि जहां आप नया काम आपको आता है, नई सोच के संग लोग आते हैं, नए तरीके का आता है। फिर हमने एक बार ये टाउनशिप भी प्लान की थी मैक वालों के लिए, तो दैट वाज आल्सो फ्रॉम वेरी स्क्रैच। इवन उनका भी शुरू में पहला ही प्रोजेक्ट थे, तो फ्रॉम द प्लानिंग फेज से लेके और आखिरी फेज तक हम लोग गए
तो इट वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस कि एक्सपीरियंस। टाउनशिप थी वो। तो हर प्रोजेक्ट इज एन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो में। आपको हाँ, हेल्प करता है आगे के प्रोजेक्ट्स में, आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी resume और अपनी लर्निंग के learning लिए के भी। लिए। इट्स अ लर्निंग कर्व हम्म। एवरी डे। और सर जैसे कोई यंग आर्किटेक्ट है, मान लीजिए वो जॉब कर रहा है, 2-3 साल हो गए या उसने अपनी फर्म खोली है, तो क्या उनको और स्किल्स या क्या उनको और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छा कर सकें, ग्रो कर सकें? क्योंकि आप भी उसी स्टेज से निकल कर आए हैं, तो आपको पता होगा कि क्या वो और अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वही स्किल सेट्स वही है, रिप्रेजेंटेशन आप इम्प्रूव कर सकें, हम्म। और फिर उनमें आजकल कि उसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है उसको मॉनिटर करने का सिस्टम इम्प्रूव कर सकें। तो दैट इज ऑल थिंग्स दैट आर नीडेड। रिप्रेजेंटेशन में अब आजकल बहुत कुछ 3D में होने लगा है, वर्चुअल रियलिटी में आ रहा है, आ मे रहा बी है, हाँ, कुछ वर्चुअल टाइम। रियलिटी तो बहुत हाँ, ज्यादा आ अभी रहा है हम लोग अभी। भी अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आप सबको वर्चुअल रियलिटी में ही सारे घर की इवन जो डिजाइन। बच्चे आर्केड्स वगैरह में भी जाते हैं, वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के खूब सारे हाँ, गेम्स हाँ, वगैरह भी अब आने लगे हैं। करेक्ट करेक्ट। सो इट इज टेकिंग राइट, इट्स कोर्स, कोर्स, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी यू हैव टू अडेप्ट टू इट। अडेप्टेड। तो सर आपका दिन कैसा रहता है एज एन आर्किटेक्ट? आप क्या करते हैं हाँ मॉर्निंग से भाई, लेके मॉर्निंग इवनिंग में तक? देखिए दो चीजें हैं, या तो कोशिश ये होती है कि मॉर्निंग्स में साइट विजिट्स प्लान कर लें, जैसे कि आजकल गर्मियां हैं तो मॉर्निंग में साइट विजिट प्लान कर लें या इवनिंग में प्लान कर लें। और साइट विजिट्स से चले आ गए तो ऑफिस में वो स्टाफ को कि क्या काम आज होना है और कल क्या काम हुआ उसको क्रॉस चेक करना है, कल के और क्या आगे काम करने हैं उसके इंस्ट्रक्शंस देने हैं, समझाना है। उसके बाद कल कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करनी है, अगर क्लाइंट से कुछ बात करनी है तो वो करते हैं। साइटों पे पता करते हैं क्या पोजीशन चल रही है। तो इस तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। और अगर कोई मिलने आ रहा है तो कोशिश ये करते हैं उनको सेकेंड हाफ का पार्ट दें, फर्स्ट पार्ट अपने ऑफिस के लिए रखें। 4 बजे से मिलने के लिए लोगों को बुला लेते हैं। जैसे साइट्स वगैरह पे भी आपको जाना होता होगा तो आप फर्स्ट हाफ कोशिश यही करते हैं कि फर्स्ट हाफ में चले जाएं। हाँ। अगर कुछ गलती हो रही है, कुछ सही हो रहा है तो उससे सुबह बता दिया तो वो अपने शाम भर में उसने करके हमें रिपोर्ट भी कर दिया। तो कोशिश ये होती है कि सुबह सुबह हम वो कर लें। तो सर आपको संडे को भी काम करना पड़ता है ऐसा कुछ? पहले थोड़ा सा नहीं करना चाहते थे, पर धीरे 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 अब लगता है कि ठीक है, अगर कुछ क्लाइंट ऐसे हैं दे नीड कि संडे को उनको छुट्टी सिर्फ संडे की है, तो उनके लिए फिर कहते हैं कि ठीक है 1-2 घंटे 3 घंटे काम कर लें संडे को सुबह, तो कर भी लेते हैं जरूरत पड़ती है तो। और कोशिश ये होती है कि छुट्टी रहे। आपको संडे को भी जैसे करना पड़ता तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे संडे को भी काम नहीं करना नहीं, पड़ रहा है अब मुझे नहीं लगता, अब नहीं लगता। Okay. शायद हम इतने रच बस गई है अब काम ये काम हमारे में, अंदर, हाँ। तो इतना नहीं लगता है। कहीं जाना हो कुछ और हो तब थोड़ा सा खरता है, पर अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और सर जैसे एज एन आर्किटेक्ट क्या मतलब गुड क्वालिटीज होनी चाहिए एक आर्किटेक्ट में? आप कुछ उसके बारे में कुछ बताना भाई, आप चाहेंगे? क्रिएटिविटी हो, ऑब्जर्वेशन हो, ओके। उसके बाद एग्जीक्यूशन करा सके, हाँ। और क्लाइंट की नीड्स को समझ के फिर और उसके हिसाब से डिजाइन बना सके। क्योंकि डिजाइन बनाना एक अलग बात है, लेकिन जो दूसरे की नीड है वो फुलफिल हो सके। कभी शायद ओवर डिमांडिंग क्लाइंट्स होते हैं, आपको पेशेंस होनी चाहिए इतनी। कई बार थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते हैं तो आपको पेशेंस होनी चाहिए। कई बार आपको एक ही बार 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 रिपीट करनी पड़ेगी उसको समझाने के लिए, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वी डू दैट। तो इसमें जैसे कोई क्लाइंट होता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट भी चेंजेस होती होंगी हाँ, कि हाँ, कभी हाँ, उसने कुछ अपनी फैमिली से डिस्कस करा फिर आपके पास वापस आया कि सर ऐसा नहीं ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चेंजेस हमेशा होती हैं, ऐसा नहीं है और कि उसमें हाँ दिक्कत नहीं आती आप देखिए डिजाइनिंग में? कुछ कुछ हद तक कभी कभी दिक्कत आती भी है, पर इन जनरल मैनेजेबल होती है। अगर इफ यू डिसाइड एट अ वेरी लेटर स्टेज और बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़े तो बड़ा दिक्कत का काम है, क्योंकि क्लाइंट का भी फिर नुकसान होता है। पर अदरवाइज अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ी बहुत दीवारें इधर उधर हो रही हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं है। पर जितनी जल्दी हम या तो पेपर वाले स्टेज पे ही हम सब कुछ फाइनल कर लें, चेंजेस कर लें खूब, तो सबसे अच्छा है। क्योंकि फिर गलतियां होने के चांसेस भी रहती हैं।
और अदर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सर मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो आर्किटेक्चर फील्ड में आना चाहते हैं या जो अभी जस्ट कॉलेज से निकले हैं, वो कुछ जॉब कर रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उन हाँ, उनके लिए यही एडवाइस होगी कि हम्म सिंसियरली काम करिए आप, हम्म और अपने स्किल सेट्स चाहे वो 3D के हों, हम्म 2D के हों, हम्म रिप्रेजेंटेशन के हों, हम्म वो करिए। और नौकरी भी जो करिए तो वो हर तरह के, जहाँ या तो आप कोई एक तरह का प्रोजेक्ट्स देख लीजिए कि हम्म आपने कहा स्पेशलाइजेशन, मान लीजिए कोई 5 स्टार होटल में ही काम करना चाहता है, वो वैसे ही प्रोजेक्ट करना चाहता है तो वैसे काम कर सकते हैं। नहीं तो थोड़े से आप ऑफिसेस चेंज करके जहाँ अलग अलग तरीके के काम होते हैं उनको सीखिए, वाइड वैरायटी सीखिए, तो उससे बहुत नॉलेज आपकी बढ़ती है। दूसरी चीज, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जब भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उससे पहले उसी एरिया में काम करिए जहां आप प्रैक्टिस करना चाहते और सर जो व्यूअर्स हैं, जो कोई ना कोई अपनी लाइफ में घर बनवाता ही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी, या कुछ लोग अपना मेंटेनेंस या रेनोवेशन कराते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? हैं। बेसिकली एक तो कीप इट सिंपल, जितनी रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान रखिए अपने प्लॉट साइज के हिसाब से, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं तो फिर वो क्या होता है कि आपको उतना समझ में नहीं आएगा ड्राइंग स्टेज पे, पर जब बनेगा तो आप, अगर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो आपको थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें लगेंगी, क्लस्टरफोबिक लग सकती हैं। और दूसरी चीज, हमेशा हायर अ प्रोफेशनल टू डू द वर्क, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को ही हायर करिए ताकि आपका सही तरीके से ताकि बिजनेस से सही काम हो तरीके से पाए। काम करे। दूसरी चीज, जब आपने प्रोफेशनल हायर किया है तो उसकी बात को सुनिए, क्योंकि क्या है, अगर आपने प्रोफेशनल हायर कर लिया है लेकिन फिर भी आप हर चीज अपनी बात पे अगर अड़े हुए हैं तो अल्टीमेटली प्रोफेशनल हैज टू गिव वे कि ठीक है आप कर लीजिए। सो उसमें क्या उसके होता पास है, भी कोई ऑप्शन नहीं उसके रह पास, जाएगा हाँ, कि सो इट इज, आप कीप द होल थिंग सिंपल, जो कहते हैं टाइमलेस चीज आप बनवाइए, और उसके बाद जो है आप, इट विल बी ऑलवेज बी बेटर। और एडवाइस हमेशा प्रोफेशनल से लीजिए। थैंक यू सर, आपके साथ बहुत मजा आया बात Thank कर you. करके। बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी, और थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। डू सब्सक्राइब। थैंक यू।